अगली संधि है अनुस्वार संधि। इसका सूत्र है मो अनुस्वारा। मो अनुस्वारः। मो अनुस्वारा सूत्र के बाद सूत्र के अनुसार यदि प्रथम शब्द के अंत में मो हो, यानी कहने का मतलब कि मान लीजिए यह पहला शब्द है और यह आपका दूसरा शब्द है, इस प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण मो हो, केवल क्या हो? मो। क्या हो? मो। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई व्यंजन हो। क्या हो? कोई व्यंजन हो। तो इस मो का यानी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आए हुए मो का अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार का मतलब होता है कि बिंदी लग जाती है, और यह बिंदी किस पर लगती है? इस मो के पहले जो भी वर्ण है उसी वर्ण पर उसकी बिंदी लग जाती है, यानी उसका अनुस्वार हो जाता है। समझ गए? फिर से देख लीजिए। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण मो हो, क्या हो? मो हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई व्यंजन हो, क्या हो? व्यंजन हो, तो इस मो का अनुस्वार हो जाता है। यानी यह अनुस्वार इस मो के पहले आने वाले वर्ण पर होता है, दूसरे पर नहीं होता है। जैसे आपका उदाहरण है हरिम, और दूसरा शब्द है बंदे। हरिम पहला है, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? मो। क्या है? मो। और दूसरा शब्द का पहला वर्ण क्या है? वो, यानी कोई व्यंजन है। तो इस मो का हो जाएगा अनुस्वार। क्या हो जाएगा? अनुस्वार, यानी बिंदी लग जाएगी। और किस पर लगेगी? इस मो के पहले क्या आया है? री। इस री पर जो है आपकी बिंदी लग जाएगी, तो यह आपका हो जाएगा हरिम बंदे। पढ़ने के तो हम पढ़ेंगे हरिम बंदे ही, लेकिन बिंदी रो पर लगेगी मां की जगह पर, लिखने में अंतर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एक उदाहरण देखिए। त्वम करोति, क्या है? त्वम करोति। त्वम में मो के बाद करोति में को व्यंजन आ गया है, तो इस मो का अनुस्वार हो जाएगा, और यह अनुस्वार त्व पर लगेगा, तो इसका हो जाएगा त्वम करोति। फिर इसके बाद एक और देखिए, रामम भजामी। रामम भजामी, इस म के बाद आपका भ आ गया है, तो इस म का
अनुस्वार होगा और वह अनुस्वार किस पर होगा? इस मों पर। तो इसको आप लिख सकते हैं रामम भजामि। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, आप लोग इसको समझ गए होंगे। लेकिन एक बात और है, वह बात क्या है? नोट के माध्यम से ज्ञान अर्जित कीजिए कि यहां पर आपको लिखा गया है, यानी दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई व्यंजन हो, लेकिन यदि स्वर हो तो क्या होगा? व्यंजन होगा तो हमारा अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्वर होगा तो क्या होगा? यदि स्वर होगा, जो भी स्वर होगा, वहां पर हम म नहीं लिखेंगे, म का अनुस्वार नहीं लिखेंगे, बल्कि इस म में आपका उसकी मात्रा लग जाएगी। इस प्रकार से इसका अनुस्वार संधि की परिभाषा हुई कि यदि पदांत में मो के बाद कोई व्यंजन आता है तो मो का अनुस्वार हो जाता है, और यदि कोई स्वर आता है तो उस मो में उस स्वर की मात्रा लग जाती है। अब इसका भी एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे है नगरम आयाति। अब देखिए, इस मो के बाद क्या आया है? स्वर आ। तो यहां पर अनुस्वार नहीं होगा, बल्कि इस मो में आ की मात्रा लग जाएगी। नगर मायाति, नगर मायाति। ठीक इसका एक दूसरा उदाहरण देखिए, ऐसे ही माम धन एवं शब्द है, माम धन एवं। देख रहे हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण मोह है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर है। क्या है? स्वर है। तो इस मोह में एक की मात्रा लग जाएगी। किसकी मात्रा लगेगी? एक की। तो क्या हो जाएगा? मा मेवम। क्या हो जाएगा? हाँ, मा मेवम। तो यह क्या शब्द बन गया आपका? मा मेवम। एक और उदाहरण देखिए इसका, अहम इति। अहम इति, यहां वही बात, मो आ गया और मो के बाद ई स्वर आ गया। मो के बाद क्या आ गया? ई स्वर आ गया। तो आपका इस मो में इस छोटी की मात्रा लग जाएगी। अह मीति। क्या बन गया? अहम मीति। क्या बना? अहम मीति। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब अगली संधि है अनुनासिक। कौन संधि है? अनुनासिक।
इसका सूत्र है यरो अनु ना अनु यरो अनुनासिके अनुनासिकोवा यरो अनुनासिके अनुनासिकोवा यरो अनुनासिके अनुनासिकोवा। अब इस सूत्र यरो अनुनासिके अनुनासिकोवा, यर सूत्र के अनुसार यदि प्रथम शब्द के अंत में यदि प्रथम शब्द के अंत में यर प्रत्याहार, यर का प्रत्याहार का मतलब यह हो गया यर का मतलब यह होता है हो को छोड़कर कोई भी व्यंजन, हो को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो। क्या हो को छोड़ करके कोई भी व्यंजन हो, यानी इसका यह नियम है कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हो को छोड़ करके कोई व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण अनुनासिक हो। अनुनासिक के बारे में आपको बताया गया है कि अनुनासिक जो है प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण होता है। अंतिम वर्ण का मतलब क वर्ग का को खो गो घो अंग, च वर्ग का अंतिम वर्ण चो छो जो झो इया, ट वर्ग का अंतिम वर्ण तो ठो डो धो ओड़ो, तो वर्ग का अंतिम वर्ण तो थो दो धो नो, और पो वर्ग का अंतिम वर्ण पो फो बो भो मो। अर्थात दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण अंग, इयो, ओड़ो, नो और मो में से कोई भी वर्ण हो, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो देखेंगे कि प्रथम शब्द के अंत में कौन वर्ण आया है, और जो वर्ण आया रहेगा उस वर्ण को देखेंगे कि किस वर्ग का है। क्या देखेंगे? किस वर्ग का है, और जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, यदि प्रथम शब्द के अंत में हो को छोड़ करके कोई वर्ण आए और दूसरे शब्द के पहले कोई अनुनासिक वर्ण आए, अर्थात अंग, इय, अड़, न, म, इन पांचों वर्णों में से कोई वर्ण हो तो देखेंगे कि प्रथम वर्ण में, अरे प्रथम शब्द के में अंतिम वर्ण किस वर्ग का है, और जिस वर्ग का होगा उस वर्ग का पांचवा हो जाता है। जैसे उदाहरण में देखिए, तत्धन नमनम, तत्धन नमनम, तत्धन नमनम। प्रथम शब्द जो है
तत् है, दूसरा है नमनम। यानी इस तो के बाद नो आया है। क्या आया है? नो। तो यह तो को हम देखेंगे किस वर्ग का है? तो वर्ग का है। किस वर्ग का है? तो वर्ग का है। तो वर्ग का पांचवा क्या होगा? तो, थो, दो, धो, नो। पांचवा क्या हो गया? नो। क्या हुआ? नो। तो इस तो का क्या हो जाएगा? नो। तो हमारा शब्द क्या बन गया? तन नमनम। क्या बन गया? तन नमनम। ठीक इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लीजिए। भवत मानम। भवत मानम। देख रहे हैं? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो है। क्या है? तो। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? मो। मो क्या है? अनुस्वार है। मो क्या है? अनुस्वार है। तो किस वर्ग का है? तो वर्ग का है। तो वर्ग का है। तो वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा? तो, थो, दो, धो, नो। क्या हो गया? नो। तो यह हो जाएगा भवन धन मानम। भवन मानम। तो क्या बन गया है आपका? भवन मानम। लेकिन इसमें एक नोट भी है या विशेष भी है। क्या विशेष है? यह नियम विकल्प में होता है। किसमें होता है? विकल्प में होता है। क्योंकि इसके पहले आपको पढ़ाया गया है जसत्व संधि। जसत्व संधि में क्या पढ़ाया गया है? जसत्व संधि। और जसत्व संधि के अनुसार प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण भी हो जाता है। यानी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का तृतीय वर्ण भी हो जाता है। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो है जसत्व संधि के अनुसार उसका तीसरा भी हो जाता है। तो अब इस नियम के अनुसार जैसे है एतत् मुरारी। क्या शब्द है? एतद मुरारी। अब देख लीजिए प्रथम शब्द जो है आपका एतद है। क्या है? एतद यानी दो। अंत में क्या है? दो।